हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पार्ट 6 महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण पार्ट 5 में। स्वतंत्रता के बाद स्त्री पुरुषों की समानता स्थापित करने के लिए कानून बनाए गए और उनके समता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इसके कारण स्त्रियों को मतदान का भी अधिकार दिया गया। इसके पहले स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था, इन्हें वोट डालने के लिए स्त्रियां नहीं जा सकती थीं। और इसके अलावा पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। यानी एजुकेशन में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया महिलाओं के साथ, और रोजगार यानी जॉब के लिए भी उनको अवसर उपलब्ध कराए गए। और कानून भी बनाए गए, सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसी बुरी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। और स्त्रियों के संबंध विच्छेद, तलाक के जो अधिकार थे उसको मान्यता प्रदान की गई। संपत्ति में कानून उनको हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में भी महिलाओं को साझेदारी के उद्देश्य के लिए की पूर्ति के लिए उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। तो इन सारे कानूनों पर जब हम देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमें ये दिखाई देता है कि महिलाएं जो शिक्षित होकर आज अपना जो अर्थार्जन है, इन्हें खुद पैसे कमाने लगी हैं। और नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन यानी पैसे कमाना, प्रशासन में भी उनकी हिस्सेदारी है, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी हैं। जो कानून बने हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं, उनके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि आज स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है हमारे समाज में। अब स्त्रियों के बाद हम नज़र डालेंगे अनुसूचित जातियों के ऊपर और जनजातियों के ऊपर कि उनको क्या समस्याएं थी और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए क्या क्या किया गया है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में जिन मूल्यों को अंगीकार किया गया वो मूल्य थे स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता यानी सभी व्यक्ति हमारे समाज में स्वतंत्र हैं। समता यानी सभी लोग समान हैं। बंधुता यानी सभी एक दूसरे के बंधु बांधव हैं। और सामाजिक न्याय, समाज में सभी को समान न्याय मिले। तो उसी का अनुसरण करते हुए छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया। स्वतंत्रता के पहले छुआछूत जैसी प्रथा थी, लेकिन इसके बाद आज ये कानून ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और एक अपराध घोषित हो गया है। संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया गया है और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट में इनको डाला गया है। इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास किस प्रकार से साध्य कर सकें, इससे उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हर जगह शिक्षा हो या रोजगार हो, हर जगह उनके लिए स्थान आरक्षित हैं ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके और अच्छी नौकरियां प्राप्त करके अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या जंगलों में जो लोग रहते थे उनको आदिवासी बोलते थे, उनकी भी समस्याएं हैं अलग। तो आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। वो समाज की जो मुख्य धारा है उससे थोड़े अलग थे, कटे हुए थे, इसलिए उनकी स्थिति भी थोड़ी पिछड़ी हुई थी। तो वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है। फिर भी वनोत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं। तो वन क्षेत्र में ही उनको उत्पादन करना है, खेती करनी है। इसके अलावा उनके पास कोई भी रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं। खेती के आधुनिक औजार उन तक पहुँचे नहीं हैं। परिणाम स्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली जो आय है वो बहुत कम है। उसके अलावा जो वो पहाड़ पर खेती करते हैं तो पहाड़ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और कम भोजन के कारण उनका जो पोषण है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। और दुर्गम क्षेत्र के जो आदिवासी, उनको तो चिकित्सा की मेडिकल एड भी नहीं मिलता और बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आदिवासी जनजातियों को बहुत ही स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत आज है। इसलिए भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना करके अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत उनका समावेश किया गया है और उन्हें विधिमंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुछ स्थान उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर हो सके। अब अगला है घुमंतु और विमुक्त जातियाँ, VJ
NT। घुमंतु और विमुक्त जातियाँ जनजातियाँ। घुमंतु जनजातियों में उन जातियों का समावेश होता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमती रहती हैं, इसलिए उनको घुमंतु बोलते हैं। कि आजीविका के लिए वो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, आजीविका चलाने के लिए वो जगह जगह पर घूमते रहते हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन करते हैं और भी दूसरी तरीके के व्यवसाय करते हैं। तो अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जातियों पर अपराधी जनजाति का ठप्पा लगा दिया था। अब अंग्रेजों को कितना पता नहीं था या भारत की संस्कृति के बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उनको कुछ जनजातियों को अपराधी जनजाति का ठप्पा लगा दिया। तो अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया था और उनके व्यवसाय और कार्य व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। जब हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, इन मूल्यों को अंगीकार किया, तब इस अन्यायकारी कानून को रद्द कर दिया गया और इन जनजातियों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, बैन लगाया गया था, उसको भी हटा दिया और इन जनजातियों को विमुक्त जनजाति ऐसा नाम दिया गया। उनके फिर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार बहुत स्पेशल प्रयत्न भी कर रही है और बहुत सारे शैक्षिक संस्थाओं में और जॉब्स में उनके लिए स्थान आरक्षित हैं। इसके बाद जो वर्ग है हमारे समाज का, जिसकी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, वो है अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़। किसी भी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, यानी जिस धर्म के लोग हमारे समाज में कम हैं, जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं और जिस वंश के लोग कम हैं, उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएं हैं, अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सकें, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो अल्पसंख्यक जो हैं उनको भी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा संवर्धन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। उनको अपने शैक्षिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का भी अधिकार है और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। थैंक यू।